नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और आज हम आपकी किताब सामाजिक शास्त्र से पढ़ेंगे अध्याय 9 शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले आप ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में पढ़ चुके हैं। तो शहरी क्षेत्र में किस तरह की आजीविका होती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में अपने शब्दों में एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। शहरी क्षेत्र के लोगों की आय ग्रामीण लोगों से बेहतर होती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में रोजगार ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। वहाँ लोग कई तरह का काम करके अपनी आजीविका कमाते हैं, जैसे सब्जी बेचकर, रिक्शा चलाकर, फैक्ट्रियाँ या कंपनियों में काम करके इत्यादि। अब हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका, जिसमें कि आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कि अलग अलग भाग बनाए गए हैं। कहीं पर बस है, कहीं पर सब्जी वाले हैं, कहीं पर रिक्शा है, कहीं पर बस स्टैंड है, कहीं पर बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। तो लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह के कार्य करते हुए यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। अब इसके साथ ही हमें एक सवाल दिया है, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं। तो चित्र के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि कहीं पर सब्जी का ठेला लगा रखा है लोगों ने, कहीं पर कुछ खाने पीने की चीज़ों का ठेला लगा है, कहीं पर खिलौनों की दुकान है, कहीं पर बसें यहाँ पर चल रही हैं, कहीं पर बड़ी बड़ी इमारतें हमें दिख रही हैं, गाड़ी दिख रही है, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि लोगों के पास अलग अलग तरह के कई सारे काम करने के लिए हैं, जिसका मतलब उनके पास बहुत तरह की आजीविका है। अब हमारा दूसरा सवाल है, आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए। तो ये आपको खुद करना है। आप दोनों चित्रों की तुलना करेंगे, आप देखेंगे कि आजीविका में क्या फ़र्क है, किस तरह का फ़र्क है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में किस तरह के कार्य हमें चित्र में दिखाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी? तो इसका उत्तर है, शहर के कुछ भागों में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं तथा वाहनों की काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, जबकि कुछ भागों में छोटे छोटे घर होते हैं तथा काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं होती और फुटपाथ पर काम करने वालों तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वालों की भीड़ भाड़ होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। शहरी क्षेत्र में भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? अब यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाया गया है जहाँ पर कि लोग, कोई सफाई का काम कर रहा है, कोई बाल काटने का काम कर रहा है, कोई सब्जी बेचने का काम कर रहा है और कोई खाना बनाने का या फिर सब्जी बेचने का काम कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं। सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गए थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी, ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फुलवारी बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थीं। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू
शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। अब देखो, यहाँ पर उसने बताया कि वो जहाँ जिस शहर में वो गई है वहाँ पे अपनी मौसेरी बहन के यहाँ पर गई है। जहाँ पर भी ये कह रही है कि वो बहुत ही कम बार गई है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा शहर है। वो जहाँ पर भी रास्ते में चल रही है उसे कुछ न कुछ लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम की प्रकृति भले ही अलग तरह की हो, लेकिन सभी लोग कुछ न कुछ अपनी आजीविका के लिए काम कर रहे हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई साइकिल से सब्जी घर घर ले जाकर बेच रहा है, कोई सामान छोटा छोटा सामान बेच रहा है जैसे पिन, चिमटी, रबड़, ये सब बेच रहा है। कोई फुटपाथ पर बैठकर फूलों को बेच रहा है, कोई गाजर टमाटर सब्जी बेच रहा है, कोई ऑटो रिक्शा से जो है बच्चों को घर ले जा रहा है। तो जिससे हमें पता चल रहा है कि शहरों की आजीविका कितने तरह की है, कितनी प्रकृति की है। सभी लोग व्यस्त हैं अपने अपने तरह के कामों में। अब यहाँ पर हमें बताया है बच्चू मांझी के बारे में, जो कि एक रिक्शे वाला है। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यहाँ पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपए तक देते हैं। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वह सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100-150 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभी मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। अब यहाँ पर देखो, बच्चू मांझी जो कि एक रिक्शे वाला है उसके बारे में बात हो रही है और बताया है कि वो बिहार के एक गांव से है जो कि पहले मिस्त्री का काम करता था अपने ही गांव में, लेकिन उससे उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था, उसकी आजीविका पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए उसने शहर में आकर रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। अब उसने बताया कि रिक्शे से जो उसकी कमाई होती थी वो प्रतिदिन के हिसाब से 10 से 30 रुपए तक होती थी और वो जो भी कमाता था उसमें से वह अपना खर्चा निकाल कर थोड़ा बहुत घर के लिए बचाकर गांव भेज देता था। इसके अलावा वो बताता है कि उसकी बीवी भी खेतों में कभी कभी मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। अब यहाँ पर बच्चू मांझी से जुड़े हुए कुछ सवाल हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो उन सवालों के हम उत्तर देंगे। बच्चू मांझी शहर क्यों आया था? तो इसका उत्तर है, बच्चू मांझी शहर में काम की तलाश में आया है। गांव में वह मिस्त्री का काम करता था, परंतु उस नियमित रूप से काम नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। तो इसी वजह से बच्चू मांझी जो है शहर में आया था काम की तलाश में। अब अगला सवाल है, बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? इसका उत्तर है, बच्चू मांझी गांव से शहर आया था और उसका परिवार गांव में ही रहता था, इसलिए वह अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता था। अगला प्रश्न है, किसी सब्जी बेचने वाली या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वह अपना काम कैसे करते हैं। तैयारी, खरीदना, बेचना इत्यादि। तो इसका उत्तर है, सब्जी बेचने वाले सुबह सुबह थोक की मंडी से सब्जी खरीद कर लाते हैं। वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार की सब्जियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि सभी प्रकार के ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा कर सकें। वे गली गली आवाज़ लगाकर सब्जियां बेचते हैं और शाम तक अपनी सारी सब्जियां बेचने का
प्रयास करते हैं। अब इसके लिए आप भी आपके आसपास जो सब्जी वाले हैं, जो सब्जी का ठेला लगाते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पता कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी सब्जी के ठेले के लिए तैयारी करते हैं, कहाँ से खरीदते हैं और कैसे वो बेचते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, बच्चों को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है, क्यों? बच्चू मांझी रिक्शा चलाकर एक दिन में 80 से 100 रुपए कमा लेता है। जिस दिन वह छुट्टी करता है तो उस दिन कमाई नहीं दे पाती, जिससे उसे 80 से 100 रुपए का नुकसान हो जाता है। यदि वह छुट्टी करेगा तो पैसा बचाकर अपने गांव परिवार के लिए पैसा भी नहीं भेज पाएगा, इसलिए उसे एक दिन की छुट्टी करने के लिए भी सोचना पड़ता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसीलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगहें हैं जहां ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वह अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीदकर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। अब देखो यहाँ पर बताया है कि जो बच्चू मांझी है वो शहर में काम करता है और उसी की तरह कई और भी लोग हैं जो इसी तरह से सड़कों पर काम करते हैं। ये जो लोग हैं ये स्वरोजगार होते हैं, इनको कोई काम नहीं देता, ये खुद से ही अपना काम ढूंढ लेते हैं और अपना ही खुद से काम करते हैं। यदि कुछ बेचते हैं तो उसको इनके परिवार के लोग ही बनाते हैं और फिर इनको तैयार करके सड़कों पर या कहीं ठेलों पर जाकर बेचा जाता है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि एक सर्वेक्षण किया है, यानी कि पूरे जगह का पता किया है कि जो काम करने वाले हैं टोटल, उनमें से 12% लोग जो हैं वो सड़कों पर ही काम करते हैं। यहाँ पर एक चित्र भी दिखाया गया है जिसके नीचे लिखा है, अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। आपने भी देखा होगा कि कई बार लोग सड़कों पर बैठे होते हैं, उनकी कोई दुकान नहीं होती, बस एक चटाई बिछाकर उस पर वो अपना सामान रखकर बेचना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई त्रिपाल या चद्दर को सर के ऊपर लगाकर टेंट की तरह बनाकर वहां पर बैठ के अपना सामान बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने एक मोची की दुकान भी देखी होगी, उसके पास कोई ठेला नहीं होता, कोई दुकान नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपना काम वहां पर अच्छे से कर रहा होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वह लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। बाजार में जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के आदि सामान इत्यादि की दुकानों की कतार पर कतार थी।
एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। हम वहां पहले पहुंच गईं, जिससे हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम मिले सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई, क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची, जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। बड़ी दुकान में। हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय में मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है। लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीजें करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो ये शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से ये बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। यह दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। यह पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए, इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। अब देखो, पहले हमने ठेलों के बारे में पढ़ा या फिर नीचे सड़क के किनारे जो लोग चीज़ें बेच रहे थे उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं जो बाज़ार में जिनके शोरूम हैं या फिर जिनकी खुद की दुकानें हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि उनकी आजीविका किस तरह की है। तो कुछ लोगों की बहुत बड़ी दुकानें होती हैं, कुछ की छोटी दुकानें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे वंदना ने बताया कि उसका जो शोरूम है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसने उसके बाद से, जब से उसका व्यापार बढ़ा है, घर भी ले लिया है, गाड़ी भी ले ली है और अब जो शोरूम उन्होंने किराए पे ले रखा था उसको भी वो खरीदने की सोच रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सभी की आजीविका शहरों में अलग अलग तरह की है। कोई कम कमाता है तो कोई ज़्यादा कमाता है। कोई सड़क पर सामान बेच के कमा रहा है तो कोई बड़े बड़े शोरूम में या बड़ी बड़ी इमारतों में सामान बेचकर अपनी आजीविका चला रहा है। अब हम वंदना और हरप्रीत से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देंगे। तो पहला सवाल है, वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो इसका उत्तर है, वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान शुरू की है। इस दुकान पर उन्होंने काम भी बदला है और रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू की है, क्योंकि आजकल लोग कपड़े सिलवाने की अपेक्षा सिले सिलाए कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। वंदना एक ड्रेस डिज़ाइनर भी है। इस शोरूम को चलाने के लिए उन्हें अलग अलग जगह पर सामान खरीदना पड़ता है। कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाने पड़ते हैं। शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविजन और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देने पड़ते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। वे रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखते हैं। दूसरा प्रश्न है,
एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता लगाइए कि वे अपने काम की योजना कैसे बनाते हैं या पिछले 20 सालों में उनके काम में कोई बदलाव आया है। जैसे पहले आपने देखा था कि यह सवाल था कि आपको किसी ठेले वाले से या सब्जी वाले से उसके काम के बारे में पूछना है, तो अब उसी तरह से आपको क्या करना है, किसी बड़ी दुकान वाले से उसके कार्य की प्रकृति के बारे में पूछना है, वो किस तरह से कार्य करता है और पिछले 20 सालों से उसके कार्य में कोई बदलाव आया है, उसके कार्य की प्रकृति में कोई बदलाव आया है या उसने कितनी उन्नति करी है, उस बारे में आप उससे पूछेंगे। तो इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। एक बड़ी दुकान के मालिक अपने सामान को अलग अलग स्थानों से खरीदते हैं ताकि सामान में विभिन्नता आ सके। इसके लिए वह योजना बनाते हैं कि किन किन स्थानों से सामान खरीदना है ताकि ग्राहकों को विविधता उपलब्ध कराई जा सके। वे अपने सामान के विषय में विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन भी देते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपनी दुकान के बारे में जानकारी दे सके। पिछले 20 वर्षों में उनके काम में काफ़ी बदलाव आया है। ग्राहकों की संख्या बढ़ी है तथा ग्राहकों की पसंद में बदलाव आया है। दुकानों की संख्या बढ़ी है, दुकानों के बीच प्रतियोगिता बढ़ी है। तो ये मैंने एक आपको साधारण सा उत्तर दे दिया है जो कि अधिकतर होता है दुकानों में, बड़ी दुकानों में। पर अगर आप पता करना चाहते हैं तो आप किसी बड़ी दुकान के मालिक से बातचीत करके पता कर सकते हैं। अब अगला सवाल है, जो बाजार में सामान बेचते हैं उनमें और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है। तो बाजार में सामान बेचने वाले, नंबर 1, बाजार में सामान बेचने के लिए छोटी तथा बड़ी दुकानें होती हैं। नंबर 2, बाजार में दुकानें पक्की होती हैं जिनके पास व्यापार करने का लाइसेंस होता है। नंबर 3, बाजार में दुकानों पर अलग अलग चीज़ें बेची जाती हैं। नंबर 4, ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान खुद संभालते हैं और कभी कभी वे कई लोगों को सहायक या मैनेजर के रूप में भी रख लेते हैं। अब है सड़क पर सामान बेचने वाले लोग। नंबर 1, सड़क पर सामान बेचने वालों की दुकान खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाकर बनाई जाती है, यह अस्थायी दुकान होती है। नंबर 2, यह ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम करते हैं। नंबर 3, सड़कों पर बनी इन अस्थायी दुकानों को पुलिस कभी भी हटाने के लिए कह सकती है। नंबर 4, सड़क पर सामान बेचने वाले स्वयं अपने परिवार के साथ मिलकर सामान बनाते हैं या स्थानीय रूप से ही यह सामान बनाया जाता है। अब हम अध्याय को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुर्ता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। आह, जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर तोल मोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहां भवन बन रहे होते हैं वहां मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वह कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे। अब यहाँ पर एक चित्र दिखाया है जिसके नीचे लिखा है, लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं।
लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। तो अब तक हमने देखो ठेलों के काम के बारे में देखा, फिर उसके बाद हमने बाज़ारों में जो दुकानें होती हैं छोटी बड़ी उनके बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग और मज़दूरों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि दिहाड़ी मज़दूर होते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया कि एक लेबर चौक है जहाँ पर कि मज़दूर और मिस्त्री इकट्ठे रहते हैं और उन लोगों का इंतज़ार करते हैं जो कि उन्हें काम देंगे। और यह जो कार्य है यह एक अस्थाई कार्य होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपटा पाती है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल पाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उन्हें उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। अब देखो यहाँ पर फैक्ट्री में काम करने के जो लोग काम करते हैं फैक्ट्री में उनके बारे में बताया जा रहा है कि जब फैक्ट्री के पास काम होता है तब तो उनसे बहुत ज़्यादा देर तक काम करवाया जाता है और जब फैक्ट्री के पास काम नहीं होता तो उन लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाता है, जिससे कि पता चल रहा है कि इन लोगों के पास भी कुछ समय के लिए कार्य नहीं होता और उस दौरान उन्हें कोई अन्य काम ढूंढना होता है अपनी आजीविका को सही से चलाने के लिए। दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि उनको कोई सुविधा भी नहीं मिलती है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं होती है यहाँ पे और नौकरी की भी कोई सुरक्षा नहीं होती है, कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सवाल हैं तो इन सवालों के हम उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियाँ या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? इसका उत्तर है, फैक्ट्रियाँ या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित काम पर इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो सके। जब मालिक को बहुत सारा काम मिलता है या फिर किसी विशेष मौसम में काम मिलता है तो उन्हें कारीगरों या मजदूरों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में वह उन्हें काम पर रख लेते हैं और जब काम की कमी होती है तो उन्हें हटा दिया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह व सुविधाएं, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या। तो पहला है काम के घंटे। मजदूरों को सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक काम करना पड़ता है। उनके काम के घंटे अधिक होते हैं। उन्हें सप्ताह में 6 दिन काम करना पड़ता है और यदि काम अधिक है तो रविवार को भी काम करना पड़ता है। नंबर 2, कमाई। रोजाना 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। फिर है काम करने की जगह व सुविधाएं। लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं प्राप्त होती। अगर कारीगर परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है।
अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। फिर है साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या। अधिकतर कारीगर या मजदूर अनियमित रूप से काम करते हैं। साल भर में करीब 8 महीने उनके पास काम होता है, बाकी के करीब 4 महीने उनके पास काम नहीं रहता। अब अगला प्रश्न है, क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती है? क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर है, दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है या बदला जा सकता है। कामगार महिलाएं लोगों के घरों में काम करने आती हैं और वे सारा काम संभालती हैं, जैसे घर की सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना आदि। दोपहर में अधिक काम ना होने के कारण वह आराम कर सकती हैं। सारा काम लगभग रात 10 बजे खत्म हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दफ्तर के बारे में। दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं यानी कि सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती है, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वह हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वह उनकी प्रगति रिपोर्ट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वह यह उम्मीद रखती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। अब यहाँ पर देखो, हमें एक दफ्तर दिख रहा है, एक ऑफिस दिख रहा है, जहाँ पर कुछ लोग कंप्यूटर पे बैठकर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं। और इसके नीचे लिखा है, महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। वहां कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने भी कॉल सेंटर की जॉब के बारे में सुना होगा, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये जो ऑफिस दिखाया है, ये कॉल सेंटर ऑफिस के का चित्र दिखाया गया है। कॉल सेंटर के ऑफिस में जो कार्य होता है, वहाँ पर जो भी हम सामान खरीदते हैं, चाहे वो फ्रिज हो, टीवी हो, फ़ोन हो, उससे जुड़ी जो भी हमें कभी समस्या होती है, तो उसके लिए जो हम कॉल करते हैं, वही कॉल सेंटर का जॉब होता है। वो हमारी उन समस्याओं को सुलझाते हैं। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में पर जाते हैं।
उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मांदी बैठ गई। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। तो देखो, अब यहाँ पे दफ्तर का जो कार्य है उसकी प्रकृति के बारे में बताया है। जो उसकी मौसी है वो एक ऑफिस में काम करती है। उनका जो कार्य है वो एक स्थायी कार्य है। उनको काम कम होने पर नौकरी से नहीं निकाल सकते, और स्थायी नौकरी होने के साथ साथ उनको कुछ सुविधाएं भी दी जा रही हैं। और उस सुविधाओं में लिखा गया है कि उनको बुढ़ापे के लिए बचत मिल रही है, उनको छुट्टियां मिल रही हैं, साथ ही परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं भी उनको दी जा रही हैं। अब यहाँ पे बताया है कि शहर में ऐसे बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो कि दफ्तर या फैक्ट्रियों में या फिर सरकारी विभागों में काम करते हैं, जिन्हें कि इस तरह की सुविधाएं मिलती है। इसके साथ ही वो बताती है कि उसने पूरा दिन जो है शहर में घूमा, जिससे कि उसने देखा कि शहरों में कितने तरह के कार्य हैं, कितनी तरह के लोगों के पास आजीविका है। लोग एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन अपने कार्यों के कारण वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं और इसी तरह से जो है शहरी जीवन को वो बनाए रखते हैं। अब यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं, इनको हम हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की जिंदगी का विवरण दिया गया है। इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के जीवन की क्या स्थिति है। लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते और इसीलिए वे चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं या फिर पास के रात्रि विश्राम गृह यानी कि रैन बसेरा में रहते हैं। इसे नगर निगम चलाता है और इसमें 6 रुपया एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम ना रहने के कारण वे वहाँ के चाय या पान बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनके पास वे पैसा जमा करते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं। वे अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो मजदूरों की ज़िंदगी है उसके बारे में हमें बताना है कि उनके जीवन की स्थिति क्या होती है। तो इसका उत्तर है, मजदूरों के रहने की स्थिति बहुत ही खराब होती है। उनके पास रहने का कोई स्थायी निवास नहीं होता। वे सड़क किनारे, फुटपाथ पर या रात्रि विश्राम यानी कि रैन बसेरा में सोते हैं। रात्रि विश्राम गृह में प्रायः ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। ये रैन बसेरा अवैध ड्रग व्यापार और अपराध का अड्डा भी होता है। इसकी हालत बहुत ही खराब होती है। उसके सामान और कमाई की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रहता, लेकिन पास के दुकानदार उसकी सहायता करते हैं। वह उसके सामान की हिफाजत और ज़रूरत पड़ने पर कर्ज दोनों रूप में सहायता करते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए और उनका काम किस तरह से अलग है इसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक तालिका दी गई है और ऊपर जितने लोगों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि बच्चू मांझी जो कि एक रिक्शे वाला था, हरप्रीत और वंदना जिनका कि शोरूम था, निर्मला जो कि फैक्ट्री में काम करती थी, सुधा जो कि एक दफ्तर में काम करती थी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उनके काम की जगह बतानी है, उनकी आय बतानी है, काम की सुरक्षा, सुविधाएं और स्वयं का काम या रोजगार है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले जो बच्चू मांझी था उसकी काम की जगह है सड़क, उसकी आय पूछी है तो उसमें हम लिखेंगे 100 रुपये प्रतिदिन। काम की सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं। सुविधाएं, कोई सुविधा नहीं। स्वयं का काम या रोजगार, तो इसको हम बोलेंगे स्वरोजगार। फिर है हरप्रीत और वंदना, तो इनके काम की जगह है दुकान, इनकी आय है 30,000 रुपये प्रति माह। फिर काम की सुरक्षा में हम बोलेंगे सुरक्षा है। सुविधाएं, कोई सुविधा नहीं है। स्वयं का काम या रोजगार में हम लिखेंगे स्वयं का काम। इसके बाद हम पढ़ेंगे निर्मला के बारे में। तो निर्मला के काम की जगह है कपड़ा फैक्ट्री, इसकी आय है 200 रुपये प्रतिदिन। काम की सुरक्षा, कोई सुरक्षा नहीं। सुविधाएं, कोई सुविधा नहीं। स्वयं का काम या फिर रोजगार, तो इसको हम बोलेंगे रोजगार।
इसके बाद है सुधा। तो सुधा के काम की जगह है कंपनी और उसकी आय है 30,000 रुपये प्रति माह। फिर काम की सुरक्षा है। सुविधाएं, तो उसके पास सुविधाएं भी है। फिर पूछा है स्वयं या काम या रोजगार, तो यह एक रोजगार है। तो यहाँ पे हमने सभी को जो है कार्य को अलग अलग तरह से, उनके क्या कार्य की प्रकृति है, वो कहाँ काम करते हैं, उनके कितनी तनख्वाह है, सुविधा है या नहीं है, तो वो हमने यहाँ पर सबका बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में पूछा है एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह अलग है। इसका उत्तर है एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से कई मायनों में अलग होती है। इन दोनों के बीच के अंतर निम्नलिखित है। स्थायी काम में नियमित पगार सैलरी मिलती है। अस्थायी काम में कोई नियमित आय नहीं होती। स्थायी काम, इसमें काम सुरक्षित रहता है। अस्थायी काम, इसमें काम सुरक्षित नहीं होता। स्थायी काम, इसमें अच्छी कमाई होती है। अस्थायी काम, इसमें बहुत कम कमाई होती है। स्थायी काम, नौकरी से सेवानिवृत्ति पर पैसा मिलता है। अस्थायी काम, सेवानिवृत्ति पर कोई पैसा नहीं मिलता है। स्थायी काम, इतवार, राष्ट्रीय और वार्षिक छुट्टी की सुविधा है। अस्थायी काम, इसमें कोई सुविधा नहीं है। अब है अगला सवाल, सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं। तो इसका उत्तर है सुधा को अपने वेतन के अलावा और भी लाभ मिलते हैं, जो कि इस तरह से हैं। नंबर 1, काम की सुरक्षा। नंबर 2, इतवार, राष्ट्रीय और वार्षिक छुट्टियों के फायदे। नंबर 3, परिवार के लिए चिकित्सा के फायदे। नंबर 4, सेवानिवृत्ति के फायदे। अब है अगला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाजार की दुकानों या दफ्तरों के नाम भरो कि वे किस प्रकार की चीज़ें या सेवाएं मुहैया करवाते हैं। तो इसका उत्तर है दुकानों या दफ्तरों के नाम, नेहा मिल्क पार्लर। सेवाएं, घरेलू उपयोग के सामान। दुकान का नाम लुक्स ब्यूटी पार्लर। सेवाओं का प्रकार, मेकअप और बाल काटने का काम। दुकान का नाम ओम साईं ट्रेलर। सेवा, कपड़े तैयार करना। दुकान राज मेडिकोज। सेवा, दवाइयाँ बेचना। अब देखो यहाँ पर हमारा पूरा जो अध्याय है वो खत्म हो चुका है, जिसमें कि हमने शहरी क्षेत्र में किस किस तरह की आजीविका होती है उसके बारे में पढ़ा। कौन सी आजीविका स्थायी है, कौन सी अस्थायी है, उसके बारे में पढ़ा। स्थायी और अस्थायी में क्या फ़र्क होता है उसके बारे में पढ़ा। हमें किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं या फिर सुविधाएं मिलती भी हैं या नहीं, उसके बारे में पढ़ा। और हमने ये भी देखा कि लोग एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन अपने कार्य की प्रकृति से, अपने कार्य को करते हुए वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिससे कि शहरी जीवन जो है वो चल रहा है। तो आपको इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है, इसके प्रश्नोत्तरों को याद करना है, और हम लोग मिलेंगे अब हमारे अगली कक्षा में।